नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमिक्स पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस चैनल का आज ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको इस चैनल में जो जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी उसके बारे में जानकारी देंगे। इस चैनल को बनाने का एम यही है हम लोगों का कि इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एकेडमिक्स के वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकें। पहले हम शुरुआत छोटे से अपना एक टारगेट सेट करके करेंगे कि शुरुआत हम करेंगे कि 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स है जिसको हम पढ़ाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सिस्टमेटिक पहले चैप्टर से और आखिरी तक जितने भी चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, जो कि इस बार आपका 70% हो गया है सिलेबस, उसमें 70% सिलेबस में जितनी भी चीज़ें आती हैं मैथमेटिक्स में 11th और 12th में, वो सारी हम आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे। आप इस चैनल पे अगर आप जुड़ेंगे और अगर सपोर्ट करेंगे तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम एक अच्छी फैकल्टी ढूंढेंगे जो आपको अदर सब्जेक्ट्स जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके भी वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड आपको करवाएंगे। फिलहाल शुरुआत करेंगे अपने छोटे से टारगेट मैथमेटिक्स के साथ, और आज के वीडियो में हम लोग 11th का पहला वीडियो बनाएंगे अपना, जो कि है हमारा 11th का पहला ही मैथमेटिक्स का चैप्टर होगा सेट्स, ठीक है, जिसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। उसके बारे में जानेंगे क्या होता है सेट्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं और आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो 11th में है या आपके फ्रेंड्स में है या आपके रिलेटिव्स में है तो वहाँ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो होपफुली हमारा चैनल कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, और चैनल ग्रो करेगा तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, जो कि इस बार 11th में है या फ्यूचर में कोई 11th में होगा या 12th में होगा तो उसको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको हम बता दें कि हम जिस बुक का रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं उस बुक से पढ़ाएंगे। इस बुक में NCERT के भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यूपी बोर्ड में एक बुक चलती है हर्षरूप शर्मा, ठीक है, हर्षरूप शर्मा पब्लिकेशन की बुक चलती है, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसमें आपके NCERT के सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इनके जो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस हैं जो एक तरीके से NCERT के नहीं है लेकिन इसी पैटर्न पर बेस्ड हैं, तो वो भी क्वेश्चन दिए होंगे। तो जो कंप्लीट आप समझोगे, देखिए NCERT के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं। NCERT के अगर आप बुक देखोगे तो उसमें एक एक्सरसाइज में 7 या 8 इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन जो आपकी ये हर्षरूप शर्मा की जो बुक है इसमें एक एक्सरसाइज में 7 और 8 की जगह पे 15 से 20 क्वेश्चंस तक दिए होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने को मिल जाती है। NCERT में आपको कंसेप्ट मिलता है, उस कंसेप्ट की आप प्रैक्टिस कैसे करोगे वो आपको इस बुक से मिल जाएगी। तो हम इसी को लेके चलेंगे और हम आपको बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा 11th का चैप्टर है मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है हमारा समुच्चय, समुच्चय जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स, ठीक है। तो समुच्चय क्या होता है, आप 11th में पहली बार आए होंगे, आई होप 10th में आपने जितनी चीज़ें मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं उसका आप मान के चलिए कि कम से कम 5 गुना तो आपको 11th में पढ़ना ही है। मैथमेटिक्स यहाँ से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। 10th में जो आप पढ़ते हैं कंसेप्ट वो बिल्कुल यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है। इससे पहले आपने सेट्स कभी सुना नहीं होगा क्या होता है, और भी ऐसे कई चैप्टर्स हैं जो आपके लिए पहली बार आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जो कि आप अभी बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट्स होता क्या है, सेट्स बेसिकली एक ग्रुप होता है। जैसे हम लोग किसी ग्रुप का नाम लेते हैं, जैसे हमारी जो क्लास है, हम लोग क्लास में बैठे हैं तो वहाँ पे कई बच्चे बैठे हैं, तो उसको अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलेंगे समुच्चय या क्या बोलेंगे, सेट, ठीक है। लेकिन अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम क्लास बोलेंगे, ठीक है। अभी जैसे हम लोग एक टीम लेते हैं तो जो एक टीम होती है, टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। जैसे अपनी क्रिकेट टीम हम अगर एक ले लें तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो ये 11 प्लेयर्स का एक सेट हो गया, यस और नो। जैसे आपकी RCB टीम है तो RCB टीम में 11 प्लेयर्स आते हैं, उसका एक सेट अलग हो गया, CSK का अलग सेट हो गया, MI का अलग सेट हो गया, ठीक है। छोटी सी बात आपको आई थिंक समझ आ रही होगी। अभी हम अगर सेट की और बात करें तो सेट बेसिकली क्या है, एक ग्रुप तो है लेकिन कैसा ग्रुप है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कैसा ग्रुप। तो ग्रुप कैसा होना चाहिए, देखो ध्यान से समझते हैं कि समुच्चय कैसा ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप का मतलब समूह, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि समुच्चय एक ग्रुप होता है या समूह होता है, वो भी कैसा समूह होता है, वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी कि सुपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है भाई, सुपरिभाषित होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि सुस्पष्ट, सुपरिभाषित भी होना चाहिए और सुस्पष्ट भी होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग सेट के रूप में नहीं देख सकते। जैसे ध्यान से समझिए, हमने अगर आपको यहाँ पे लिख के दे दिया कि 2 4 6 8 10, ठीक है,
और जो सेट होता है, सेट के लिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स लगा देंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, समुच्चय को या सेट को। तो यहाँ पे हमने 2, 4, 6, 8, 10 लिखे हैं। अब इसको कोई अगर जवाब में बताएगा, हम पूछेंगे ये क्या है, तो वो बोल सकता है कि ये प्रथम 5 धनात्मक सम संख्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। या बोल देगा ये 2 के प्रथम 5 मल्टीपल हैं या गुणज हैं, ये बोलेगा। तो यही आंसर हर कोई देगा, जो जानता होगा इसके बारे में वो यही बोलेगा कि ये प्रथम 5 सम संख्याएं दी गई हैं, धनात्मक सम संख्याएं। इसके बारे में क्या कोई ये भी बोल सकता है कि ये विषम संख्या है, यानी कि आंसर बदलेगा तो है नहीं। तो आंसर जब सेम आएगा तब इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, सुपरिभाषित भी और सुस्पष्ट भी है। अब अगर हम यहाँ पे ये लिख दें राम और दूसरा नाम डाल दें यहाँ पे राजू, पवन, और ये हमने बना दिया। अब आप इसको कौन सा नाम दोगे? क्या ये वेल डिफाइन है? यहाँ पे राम कौन है, राजू कौन है, पवन कौन है, इनके बारे में तुम जानते ही नहीं है। ये वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट नहीं है। दूसरी बात समझो, अभी आप और समझोगे। अगर ये लिखा हो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ठीक है, तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अगर हैं ये भी लोग, लेकिन ये लोग सुपरिभाषित हैं, सुस्पष्ट हैं, इनके बारे में हम जानते हैं कि ये राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। इनके बारे में अगर कोई पूछेगा ये कौन है, तो जो लोग जानते वो सभी यही जवाब देंगे कि ये राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। लेकिन इनके बारे में कौन बताएगा, राजू कौन है, पवन कौन है, राम कौन है, ये डिफाइन नहीं है। ये डिफाइन है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक सेट हो जाएगा, ये एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा, और ये समुच्चय को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और ये भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो समुच्चय होते हैं इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये ध्यान से समझिए। आपको बहुत बेसिक सी बात अगर समझनी है तो क्या है समुच्चय? समुच्चय इज ए वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या वस्तुओं का सुपरिभाषित और सुस्पष्ट जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। और समुच्चय को इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही रखते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, उनको हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। और इस बात और कुछ बातें समझते हैं, ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। इतनी बात आप चाहना तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सेट को हम लोग इंग्लिश जो लेटर्स हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय का निरूपण। इनको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर डैश एक्स, वाई और जेड, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इससे तो हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके अंदर के जो अवयव होते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, डैश एक्स, वाई एंड जेड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ये ए है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और सेट को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये सेट है। अब सेट के अंदर हमने क्या लिख दिया, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमने लिख दिया। अब हमने पूछा ये क्या सेट है, तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर जितने भी हैं ये इंग्लिश के वॉवेल्स हैं, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके क्या हैं, ये वॉवेल्स हैं। तो आप कोई भी इसका आंसर जवाब देगा जो जानता होगा वो क्या बताएगा कि ये जो सेट ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सुपरिभाषित भी हो गया, सुस्पष्ट भी हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक सेट हो गया। तो यहाँ पे सेट कौन सा है, ये सेट है। ये क्या है भाई, सेट है। और ये सभी क्या है इसके अंदर जो है, इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। इतनी बात। ये सेट है, ये ए क्या है, ये सेट है। ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं अवयव। ये इसके अवयव हो गए। अब अवयव हैं अगर, तो हम कैसे बताएंगे कि ए जो है वो सेट ए का अवयव है। तो अगर अवयव है तो उसको एक ये चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन। इप्सिलॉन बोलते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। इस चिन्ह को बोलते हैं इप्सिलॉन, और हिंदी का इंग्लिश का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और हिंदी में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे इससे परिभाषित है, परिभाषित है या संबंधित है, संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि जो ए है, स्मॉल ए, ये किस सेट का एलिमेंट है, सेट ए का। तो बोलेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो सेट ए के ही तो अंदर है। फिर हम बोल सकते हैं कि स्मॉल ई बिलोंग्स टू सेट
ए। इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ो कि ए बिलोंग्स टू कौन सा सेट, सेट ए। स्मॉल ए जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन अगर कोई बिलोंग नहीं करता, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पी, स्मॉल पी, तो पी क्या इस सेट के अंदर पढ़ रहा है? भाई पी इसमें है ही नहीं, ए ई आई ओ यू है, तो पी इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम लिखेंगे पी डज नॉट, ये जो ई ऐसा बना इसको बना के काट देंगे, बिलोंग टू सेट ए, यानी कि पी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक, इतनी बात समझ आई। अगर कोई एलिमेंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट के अंदर का अवयव है, तो ये ई बनाएंगे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर नहीं है तो ये बना देंगे, इसको बोल देंगे डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे, आवाज़ सुनाई दे, यहाँ पे रोड है पड़ोस में, यहाँ से वाहन निकलते रहते हैं, थोड़ी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ से क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आपने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग और भी कुछ बातें समझते हैं। देखिए अभी आपने यहाँ पे क्या सीखा कि ये जो चिन्ह होता है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, यानी कि ये उसका एक अवयव है। और अगर ये बना दें तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, डज नॉट बिलोंग, यानी कि इसका अवयव नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सेट एक ए ले लिया, और सेट जो होते हैं उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बातें हम 50 बार बोलेंगे, आपको समझ आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेट के लिए करली ब्रैकेट्स का भी यूज करते हैं। इसके अंदर मान लो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो हमने इसमें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ले लिए। अब हम क्या बोलेंगे, कोई हमसे बोले क्या सेट जो ये 3 है, 3 सेट ए क्या 3 सेट ए का एक अवयव है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि 3 जो है या 3 है वो समुच्चय ए का एक अवयव है। अब हमने लिख दिया यहाँ पे 7, तो क्या ये बात सही है भाई, इसमें 7 तो है ही नहीं अवयव, तो 7 इस सेट का अवयव नहीं, तो यहाँ पे इसको से कैंसिल कर देंगे। बस इतनी सी बात हमने यहाँ पे सीखी। अब समझते हैं इसके आगे और भी बातें। देखिए जैसे एक सेट के अंदर आपको इस तरीके से दे दिया जाए 1 1 1 2 2 3 और 5 5 5, तो अभी अगर कोई हमसे पूछे क्या ये सेट है, तो हम बोलेंगे कि ये सेट नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए, यानी कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं वेल डिफाइन है, क्योंकि इसमें देखो 1 आपको 3 टाइम दिया गया है, 2 आपको 2 टाइम दिया गया है, 3 1 टाइम ही दिया गया है, और 5 आपको 3 टाइम दे दिया गया है। अब ये कैसे हम इसको बताएंगे कि किस तरीके से हमने इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया है, क्या कोई इसको ढंग से बता पाएगा? तो ये सुपरिभाषित तो हुआ नहीं, तो ये सेट नहीं है। अब होगा क्या, तो फिर सेट होगा क्या? इसको अगर हम सेट के तौर पे लिखना चाहेंगे, तो अगर एक एलिमेंट 2 बार 3 बार 4 बार या कितनी बार भी उसमें दिया है, तो उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। मतलब इसमें ए 3 बार लिखा तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 लिख देंगे। अब ये क्या है, ये एक सेट है और ये सेट नहीं है। इतनी बात समझ आई? ये एक सेट हो जाएगा और ये सेट नहीं होगा, यानी कि सेट के अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो जरा दूसरी चीज, जैसे हमने लिख दिया कि ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब हमने बोला इसको सेट बनाओ, ये भी सेट नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी है, 2 बार हो गया। ऐसे अगर देखो आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है, तो 2 बार हो गया। तो हम क्या करेंगे इसको, अगर इसको हम एक सेट के तौर पे लिखना चाहेंगे, तो इसका जो सही सेट होगा, पहली बात तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एक बात हम बताना भूल गए, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कॉमा लगा होना जरूरी है। इसमें तो कॉमा लगा नहीं है ना, तो इसको जब सेट हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, टी कॉमा आर कॉमा आई, फिर जी ओ एन। अब ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ तो एक बार हो ही चुका। एम नहीं हुआ है तो एम लिख देंगे। ई भी नहीं हुआ तो ई भी लिख देंगे। अब टी बेटा हो चुका है पहले, आर भी पहले हो चुका, वाई बचा, वाई लिख देंगे। अब ये हमारा एक सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट लो और फिर इसके बाद आप लोग अपनी बुक उठाओ और एक्सरसाइज 1A हम लोग शुरू करेंगे और आज ही फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो
आप लोगों ने इतनी बातें समझ ली, जो जितनी भी बेसिक बात थी हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए वो सारी हमने आपको बता दी हैं। तो अब आप लोग अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो और एक्सरसाइज 1A शुरू करते हैं हम लोग। तो बुक आपके पास होगी ही, वहाँ से आप क्वेश्चन देख लेना। बाकी यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारे पॉपअप होंगे, यानी कि क्वेश्चन निकल के एकदम प्रकट हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन देखना है और फिर हम सॉल्यूशन इधर देखते जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे सामने बुक है, वहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्वेश्चन साइड में यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट A, एक्सरसाइज 1A है। और बुक हमारी कौन सी है? हर्षरूप शर्मा यूपी बोर्ड की, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में होंगे तो वहाँ पे इंग्लिश में आएंगे। क्वेश्चंस वही है, मैथमेटिक्स में कुछ भी हिंदी इंग्लिश नहीं होता। मैथमेटिक्स तो एक मैथमेटिक्स ही है, उसकी अलग ही एक लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन यानी कि बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। हमें ये भरना, पहले क्वेश्चन में बताना है कि ये है या ये है। अगर ये है तो यानी कि वो इस समुच्चय का एक अवयव है, और ये अगर लिखा है तो इसका मतलब वो इसका एक अवयव नहीं है। अब पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहले तो सेट आपको जो ए दिया गया है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए होंगे, क्वेश्चन आपको इधर दिख ही रहा होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर आपने अभी इस वीडियो में पिछली बातें सुनी है ध्यान से, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है कि 5 और यहाँ पे डैश और सेट ए। अब बताओ क्या 5 इस सेट के अंदर है? बिल्कुल है। तो 5 तो भाई सेट के अंदर है, तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह बनाएंगे? ये वाला, यानी कि ये इसमें बिलोंग करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे में है कि 8 और डैश ए। अब 8 तो इस सेट के अंदर नहीं है, तो 8 इससे बिलोंग नहीं करता, और नहीं बिलोंग करता तो कौन सा चिन्ह बनेगा? एप्सिलॉन बना के कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब तो जितने भी क्वेश्चंस इसके हैं वो आप अपने आप भी कर सकते हो। जैसे अगला है इसमें 0 और डैश से हम फटाफट लिख दें, फिर उसके बाद वाला इसका आंसर आप लोग अपने आप बताओ। 4 डैश ए, फिर नेक्स्ट है 5 में कि यहाँ पर है 2 और ए, और बाद वाले में है 6 में कि 10 और डैश ए। अब आप फटाफट बताएंगे। देखिए 0 तो इसमें कहीं पर नहीं है, तो हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह बनाएंगे? ये वाला। फिर देखिए 4 तो इसके अंदर है, और 4 है तो कौन सा चिन्ह बनेगा? एप्सिलॉन वाला। 2 भी इसके अंदर है तो एप्सिलॉन बनेगा, लेकिन 10 इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग का साइन बनेगा। इतनी बात समझ आ गई। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। इतनी बात आपने समझ ली। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपको अभी यहाँ पर दिखेगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या है अभी समझते हैं हम लोग भाई। डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा ये काम करना पड़ा। अगर कभी मेहनत ने साथ दिया और आप लोगों ने सपोर्ट किया तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाया करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, करीब 9 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। इसमें बताना है कि समुच्चयों को, अवयवों को लिखो। तो जो समुच्चय होगा उसको लिखेंगे, जो समुच्चय नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आप इधर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, अब जैसे कौन कौन से प्रारंभ होते, ध्यान से सुनो। तो जैसे भाई प्रारंभ होते हैं, हम लोग सेट के अंदर कौन कौन से लिखेंगे? एक तो हमारा जनवरी स्टार्ट होता है, जनवरी होता है जैसे, फिर उसके बाद जून होता है, और जून के बाद एक और कौन सा होता है? जुलाई होता है। तो यही तो केवल ऐसे महीने हैं जो हमारे जे से स्टार्ट होते हैं। अब आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही तो जवाब देगा। तो ये सुपरिभाषित है, यानी कि वेल डिफाइन है, तो ये एक सेट हो जाएगा। और अगर वेल डिफाइन नहीं है तो हम उसको सेट नहीं मानेंगे। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब एक बात आप बताओ, आपने 2 लोगों को खड़ा किया और उनसे पूछा भाई आप बताओ जो इंडिया के सबसे ज़्यादा 10 प्रतिभाशाली लेखक हैं उनके नाम बताओ, और दूसरे से भी पूछो, तो क्या ज़रूरी है वो लोग समान आंसर दें? भाई किसी के लिए कोई लेखक ज़्यादा प्रतिभाशाली, किसी के लिए दूसरा, तो यहाँ पे जो आंसर होंगे वो बदलेंगे। और आंसर अगर बदला तो फिर यहाँ पे सुस्पष्ट कैसे हो सकता है, सुपरिभाषित कैसे हो सकता है? तो फिर ये सेट नहीं हो सकता। सेट होने के लिए 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड, और सुस्पष्ट यानी कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। बस इतनी सी बात इसमें लिखनी, यही आपका आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में भाई क्या है? तीसरे में बोला विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये भी यही बात आ गई, आपके लिए 11 बैट्समैन कोई अलग होंगे, दूसरे के लिए बेस्ट 11 बैट्समैन कोई अलग होंगे, तो ये भी क्या लिख देंगे? यह भी समुच्चय नहीं है। सिंपल ऊपर वाली बात हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगले में है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब ये बात सही है, ध्यान से समझिए। अब आपकी कक्षा में
हमने एक बच्चे को उठाया और आपको भी उठाया। अब हमने पूछा आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो अगर उसको नहीं भी पता तो काउंट करके बता देगा। और आपसे पूछा कितने, तो आप भी काउंट करके बता दोगे, उनका आप पूरा सेट बना सकते हो। तो ये बात सुस्पष्ट भी है, सुपरिभाषित भी है। तो ये एक समुच्चय हो जाएगा। इसमें अगर आप लिखना चाहना तो जो भी आपके क्लास के बच्चे के नाम हो, मान लो कुछ भी हो गया, राम किसी का नाम है, किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम सोहन है, कुछ भी आप लिख सकते हैं और आपका जो सेट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक सेट है। अब डिपेंड करता है आपके क्या क्लास के बच्चों का नाम है, वो आप ध्यान देना अपना। अगली बात देखिए, अभी पहली एक्सरसाइज में हम लोग सेट के जो बेसिक प्रॉपर्टीज उनको समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे नहीं आने वाला, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप अपनी क्लास के बच्चों का लिखो संग्रह, उससे क्या ही मतलब उन्हें। अगला क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब ये समुच्चय है, 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं भाई, तो ये सेट के लिए 1 2 3 4 और डैश 98 और 99, इतनी ही तो संख्याएं होती हैं 100 से कम। और प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से शुरू हो, जिन्हें हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 और डैश इनफाइनाइट तक। तो ये 1 2 3 4 और डैश 99, क्योंकि 100 से कम की लेनी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन में है कि सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह। अब सभी समपूर्णांक बोले हैं, पूर्णांक हमारे धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, शून्य भी होता है। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, अब सभी तो हम लिख नहीं सकते, तो कुछ लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे डैश, पहले तो माइनस में हम लोग इनफाइनाइट ले लेंगे। माइनस में इनफाइनाइट क्योंकि माइनस में अनंत में भी तो कुछ हमारी सम संख्याएं होंगी। फिर डैश माइनस का 4 ले लेंगे, माइनस का 2 0 2 4 6 और डैश इधर इनफाइनाइट। ये सभी हमारी संख्याएं कैसी हैं, ये सम भी हैं और पूर्णांक भी हैं। अगर धनात्मक बोलते तो हम 2 से शुरू करते, 2 4 6 डैश इनफाइनाइट। हमसे बोला इन्होंने पूर्णांक, तो पूर्णांक में भाई धनात्मक भी आती हैं, ऋणात्मक भी आते हैं, शून्य भी आता है। ये हमारी पूर्णांक की डेफिनेशन हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप गिन सकते हो, बिल्कुल सही बात है। हमने 2 बच्चों को लगाया कि गिनो, तो एक ने भी गिन के आंसर बताया, दूसरे ने भी गिन के बताया, तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करोगे अपने इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 70 क्वेश्चंस हैं, तो आपका इसका आंसर 70 आएगा। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला, ये तो बस आपको एक आपके जो सेट के लिए जो आपके कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर लेने के क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें में बोला गया है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का आप संग्रह क्या बताओगे, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब एक बच्चे के लिए इसका आंसर कुछ और होगा और दूसरे बच्चे के लिए इसका आंसर कुछ और होगा। तो विश्व के जो खतरनाक जानवर होंगे तो समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग इसके आंसर होंगे, तो यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। अब देखिए एक हमसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मिस्टेक हमसे ये हुई है कि जो क्वेश्चन नंबर इसमें 6 था, जो जिसमें लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, वो हम स्किप कर गए और हमने उसकी जगह पे क्वेश्चन नंबर 6 ये दूसरा ले लिया। तो आप एक काम करना, 5 के बाद ये आपका 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और हम यहाँ पे छठा लिख रहे हैं। ठीक है, छठा स्किप हो गया तो ध्यान देना। छठा क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक अगर प्रेमचंद हैं, उनके उपन्यास क्या क्या होंगे, अगर कोई लिस्ट निकालेगा तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक समुच्चय होगा। ठीक है, तो उनमें कुछ हमें 1-2 याद हैं, जैसे गबन है, गोदान है, ठीक है, मंगलसूत्र है, ये कुछ उनके हैं और डैश और भी होंगे। तो अगर आप इसको सेट बनाना चाहो तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, एक क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा दिए होते हैं इसलिए टाइम लग जाता है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपको इधर दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय को बताओ। 1 से लेकर 30 तक संख्याएं हमें कहाँ से लेनी है, 1 से 30 तक की संख्याएं लेनी है। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन इसका पहला पार्ट है उसमें क्या बोला है कि जिनके अंत में 5 हो। अब 1 से 30 तक की जो संख्या है उनके अंत में अगर 5 होगा तो आप 5 ले सकते हो, 15 ले सकते हो और 25 ले सकते हो। बस यही आपका सेट हो गया, सभी आंसर यही देंगे तो ये एक सेट हो जाएगा। बी जो इसका पार्ट है, तीसरे के बी पार्ट में देखिए क्वेश्चन में इधर क्या आंसर लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि जिसके अंत में 7 हो, तो अंत में 7 होने के लिए आप 7 ले सकते हो, 17 ले सकते हो और 27 ले सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप समझ भी रहे होंगे। इसके बाद सी क्वेश्चन में, सी पार्ट में क्या है कि जिसके अंत में 0 हो। अब अंत में 0 है तो भाई आप क्या क्या ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो और 30 ले सकते हो। आप यहाँ पे शुरुआत में 0 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 0 1 से 30 के बीच में कहाँ पड़ता है, तो आप आंसर में 10, 20 और 30 ही लोगे। ठीक है, इसके बाद डी पार्ट में है।
डी पार्ट में है कि जिनमें अभाज्य संख्याएं हों। अब 1 से 30 के बीच की अभाज्य संख्या आप लिख लो फटाफट। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है, 2, 3, उसके बाद 5 हो जाएगी, फिर 7, फिर 11, 13, फिर हो जाएगी 17, फिर 23 और फिर 29। ये इतनी हमारी संख्याएं जो कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या और 1 से 30 के बीच की भी हैं। इसके बाद ई पार्ट में क्या पूछा है, ई में पूछा है कि जिनमें सम संख्याएं हो। तो सम संख्या बहुत आसान है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। इसके बीच की बोला ना कि उनके बीच की सम संख्याएं, तो 1 से 30 के बीच में यही तो सम संख्याएं आएंगी। उसके बाद एफ में क्या है, एफ में पूछा है कि जिसमें विषम संख्याएं हो। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ही कर सकते हो, 1, 3, 5 और डैश लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, 27 और 29। ठीक है, बीच की संख्या आप अपने आप लिख लोगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 है ना, 19, 21, 23 और 25, उसके बाद 27, 29। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन फिनिश कर लिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन अभी यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है भाई, और वीडियो जैसे हम इधर थोड़ा हटते हैं, आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चौथा क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए स्वरों का और बी अक्षरों का समुच्चय बताइए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स। चौथा क्वेश्चन में क्या है भाई, मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स हमारा शब्द हो गया। अब उन्होंने बोला है कि 2 सेट बनाने हैं, एक सेट ए बनाना है और एक सेट बी बनाना है। सेट ए में हमें स्वर लेने हैं, स्वर का मतलब वॉवेल्स लेने हैं। अब इसमें देखो कहाँ कहाँ पर कितने वॉवेल्स दिए हैं। तो आप एक देखोगे, एक तो आपको ए मिला, उसके बाद ई मिल गया, ये भी तो एक वॉवेल होता है, उसके बाद आई मिल गया, ये 3 आपको वॉवेल्स मिल गए। वॉवेल्स हमारे 5 ही तो होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई और ओ और यू इसमें है ही नहीं, तो 3 हमें वॉवेल्स मिल गए। इसके बाद सेट बी में क्या बोला है कि सेट बी में हमें अक्षर लिखने हैं। अक्षर का मतलब अलग अलग इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, जरा देखो। तो टोटल हम लोग इसमें जो अगर अल्फ़ाबेट्स देखेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, एक तो एम है जो डिफरेंट है, एम, उसके बाद ए, उसके बाद टी, फिर एच, फिर ई, फिर एम नहीं लेंगे क्योंकि एम तो पीछे हो चुका, ए पीछे ही हो चुका, टी पीछे ही हो चुका, फिर बचा क्या, आई, सी, एस, आई, सी और एस। ये हमारे अलग अलग अक्षर हो गए। ये स्वरों का समुच्चय होगा ये, और ये अक्षरों का समुच्चय होगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आप समझ होंगे। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे फिनिश हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणे के आधार पर तारांकिक अवयव को लिखिए। इनमें जो आपको प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं उसी के हिसाब से अगला एलिमेंट लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 2, 4, 6 और यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये सम संख्या है, 2, 4, 6 और यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। फिर बी क्वेश्चन में क्या है, बी में है ए, ई, डैश, ओ, यू, ए, ई, डैश, ओ, यू। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे क्या दिए हैं भाई, इंग्लिश लिख के हमारे वॉवेल्स दिए हैं, और वॉवेल्स में ए, ई, आई, ओ, यू होता तो यहाँ पे हमारा आई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर के तौर पे क्या आ जाएगा, आई। इसके बाद सी में क्या दिया है, सी में दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, और आगे पूछा इसके बाद क्या आएगा, तो आप बता दोगे। देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो अगला क्या आ जाएगा, 5/6। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे ये आंसर और यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। डी में क्या है भाई, डी में है राम, लक्ष्मण, भरत। अब आगे की बात आपको पता ही होगी, राम, लक्ष्मण, भरत, और इसके बाद चौथा नाम यहाँ पे पूछा तो आपको पता होगा, शत्रुघ्न। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद ई में क्या है, ई में है कौशल्या, सुमित्रा और डैश डैश। तो कौशल्या, सुमित्रा और जो राजा दशरथ थे उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और लास्ट वाली कौन सी थी, कैकेयी। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
ठीक है, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे क्योंकि सेट जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ में क्या है, एफ में देखिए कई नाम दिए गए यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इतने कई नाम दिए। लास्ट में जो डेड डैश है तो नीलम संजीव रेड्डी लिखा है, उसके बाद डेड डैश है, वहाँ पे आपको बताना है कौन होगा। तो वहाँ पे अगले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सारे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है क्रम से जो दिए गए हैं, तो अगले प्रधानमंत्री जो आंसर आएगा वो आप लिख दोगे। इसके बाद जो यहाँ पे आंसर आएगा उसमें आएगा ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वहाँ पे जो आपका स्टार है वहाँ पे आप ये आंसर लिख सकते हो। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज 1A में 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें एक बात और समझानी है। तो यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा सेट होता है इसको 2 अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों तरीकों को हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग समुच्चय, और समुच्चय का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको 2 तरीके से करते हैं। देखिए समुच्चय को तो किसी हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको भी 2 अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान समझना। एक हमारा होता है तालिका विधि, तालिका या बोलते हैं रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। एक तो हो गई तालिका या रोस्टर विधि, और दूसरी हो गई गुण विधि, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इनको इंग्लिश में ज़्यादा बोला जाता है। तालिका विधि को बोलते हैं टेबुलर, टेबुलर, और रोस्टर को रोस्टर ही बोलते हैं, रोस्टर मेथड, ठीक है, टेबुलर या रोस्टर मेथड। और जो गुण विधि समुच्चय विधि इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मेथड, और इसको बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है ये ध्यान रखना, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इतनी बात ध्यान रखना। तो आपको 2 नाम याद रखने, इसमें आपको ज़्यादा याद रखना है रोस्टर मेथड, और इसमें ज़्यादा जो नाम फेमस है वो सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि 2 अलग अलग तरीके होते हैं। जो हमने अभी सेट आपको लिख के बार बार बताए थे, वो जो विधि उसको बोलते हैं रोस्टर विधि। कैसे? जैसे हमने सेट ए लिया था और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5, तो ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब ये है कौन सी विधि है, इसको बोलेंगे रोस्टर विधि। ये जो हमने सेट को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है, इसको हमने किस विधि में रिप्रेजेंट किया है, रोस्टर विधि या तालिका विधि, जिसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अब इसी चीज को हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सेट ए है इसको देखो हम ध्यान से क्या बोलते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पे तो सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के हम लिख ही देते हैं, और यहाँ पे हम एलिमेंट एक भी नहीं लिखेंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखी जाती है, प्रॉपर्टी, गुण लिखा जाता है, उनके अंदर क्या गुण है। तो इसके लिए ये ध्यान समझना, जैसे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब हम सभी को तो लिखेंगे नहीं, किसी एक की प्रॉपर्टी बताएंगे वो सभी की प्रॉपर्टी होगी। तो इस सेट से हम कोई भी अगर एक एलिमेंट लेंगे तो उसको हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, ये एक्स जो है वो इसके सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं सच दैट। ये जो चिन्ह बना है ध्यान से ऐसे समझ लो, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, सच दैट, सच दैट, या हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा है कि, ऐसा है कि एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स क्या है यहाँ पे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। एक्स क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। अब ये जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है इसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या गुण विधि। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे तो सेट को हमने कंप्लीट लिख दिया, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे हमने कुछ छिपाया नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 लिख दी, और आप इसकी प्रॉपर्टी बताओगे कि ये क्या है भाई, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। अब यही प्रॉपर्टी जो हम बताते हैं वही एक तरीके से क्या है, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट ए, ये सेट ए हो गया, इक्वल टू, ये सेट का चिन्ह बना देंगे कर्ली ब्रैकेट, एक्स सच दैट एक्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, एक्स सच दैट एक्स, इस चिन्ह को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सच दैट। कहीं कहीं पे तो ये मतलब ये कॉलन का चिन्ह बना होगा, कहीं कहीं पे सीधे ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसका भी मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, कि एक्स ऐसा है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स ऐसा है कि एक्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। और दूसरा तरीका देखो समझते हैं, ये हटा देंगे, इसका आप लिख लेना कहीं पर, ठीक है, कि ये जो डबल डॉट है इनको बोलते हैं सच दैट या ऐसा है कि, और या लाइन खींच दो, दोनों एक ही बात होती है। अब दूसरा समझना, मान लो हमने एक सेट लिया और उसके अंदर क्या लिख दिया, A E I O U।
अब ये सभी क्या है, ये वॉवेल्स है ना इंग्लिश के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट ए क्या है, अगर इसको हम लोग समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में लिखें तो एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। उसके बाद हम इस बात को ऐसे बंद कर देंगे। क्या हमने लिखा, इसमें देखो इंग्लिश को जो लेटर्स हैं उनके सभी वॉवेल्स ही तो दिए हैं, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अगर समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होगा कि सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि रोस्टर विधि या तालिका विधि क्या होती है और गुण विधि और समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। ये दोनों एक ही बात है और ये दोनों भी एक बात है। इसमें हम हर एक एलिमेंट को दिखा देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक तरीके से टेबल पे सजा देते हैं, इसीलिए इसको टेबुलर या रोस्टर विधि बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसीलिए इसको प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। अब आप इसको फटाफट देख लेना, अपना स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना। तो दोस्तों अभी आपने देखा, इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे पहली एक्सरसाइज के, और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा समुच्चय होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 तरीके आपने देखे, एक आपको तालिका विधि हमने बताया और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि बताया। ठीक है, दोनों तरीकों को हमने ढंग से समझाया और 2 एग्जाम्पल भी करवा दिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और आगे के जितने 12 तक हैं लगातार देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको इधर दिख रहा होगा। अब इसमें सेट ए दिया गया, एक सेट है, उसमें कई चीज़ें लिखी हैं कि 1, 2, 3, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 2, 1 और 3, इतनी चीज़ें दी हैं और ये आपको क्वेश्चन यहाँ कहीं पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब इसको इन्होंने लिखा समुच्चय के रूप में लिखो। अभी हमने बताया था कि ये समुच्चय नहीं है क्योंकि ये सुस्पष्ट नहीं है। इसमें 1 देखिए 2 बार लिखा है, ऐसे 2 भी लिखा है 2-3 बार, 3 भी लिखा है। तो इसको हम अगर सेट बनाएंगे तो सेट क्या लिखेंगे, तो इसका जो सही समुच्चय होगा, तो इसका जो समुच्चय होगा वो भाई क्या हो जाएगा, तो सीधे हम आंसर लिखेंगे। देखिए, एक तो 1 है, तो जितनी बार भी हो एक ही बार आप लिखोगे। फिर 2 देखो, ये है और ये है, तो 2 लिख दिया। उसके बाद 3 देखो, ये है और ये है, तो 3 लिखा। फिर उसके बाद क्या है, एक 4 बचा हमारा और 5 बचा। बस इतने ही टोटल अवयव हैं, वही घूम घाम के बार बार यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। तो ये हमारा यहाँ से समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब 7 देखते हैं क्या है। 7 क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है कि -3.5, ये हम यहाँ पे लिख भी लें, -3.5, -4.8, -3, -4, 0.5, 1.7, फिर उसके बाद है -2.8, फिर है भाई 3.5 और 4.8। ये इतने अलग अलग हमें यहाँ पे संख्या दे दी गई हैं। इसमें बोला है इन्होंने कि सेट बनाना है और सेट ए में क्या रखना है कि x सच दैट x -4 से बड़ा है या बराबर है। कि क्या है, जो x है वो -4 से बड़ा है या बराबर है। तो हम ऐसा जो एक सेट ए बनाएंगे उसमें देखो क्या क्या एलिमेंट्स रखेंगे, -4 से बड़ा और उसके बराबर। तो -4 से बड़े कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले -4 से बड़ा यहाँ पे एक तो -4 ही ले सकते हैं क्योंकि बराबर भी लेना है, तो -4 ले लेंगे। फिर -4 से बड़ा कौन हो जाएगा, -3 ये वाला आ जाएगा, क्योंकि माइनस में जितनी छोटी संख्या होती है वो सारी बड़ी होती हैं। तो -4 के बाद हम कौन सा लेंगे, -3.5। उसके बाद क्या लेंगे, -3। उसके बाद क्या लेंगे, -2.8। माइनस क्या सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए। फिर हम लोग क्या लेंगे, प्लस वाले। प्लस में सबसे पहले आएगा 0.5, उसके बाद आएगा 1.7, फिर आएगा हमारा 3.5 और फिर आ जाएगा 4.8। ये हमारी इतनी संख्याएं हैं जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमारा ये सेट हो गया। सेट बी में देखो क्या क्या है भाई। सेट बी में इन्होंने लिखा है कि x सच दैट x छोटा है और बराबर है 1.7। x जो है वो छोटा है या बराबर है 1.7। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी है इस वाले सेट के लिए, सेट बी के लिए। तो देखो -7 से छोटी हो या बराबर हो, तो इन संख्याओं को देखो, ये जो यहाँ पे इतनी दी गई हैं, अब ये वाली कंडीशन हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं। इस कंडीशन पे ये आंसर हमारा हो गया। अब इस कंडीशन पे इस आंसर को देख रहे हैं, -7 से छोटी या बराबर, तो -7 से छोटी या बराबर, तो 1.7। तो 1.7 एक तो हमें यही दिया है 1.7। अब इससे छोटी और कौन कौन सी होंगी, इससे छोटी में हमारी आ जाएगी इसके बाद 0.1, 0.5। 0.5 के बाद में ये सभी निगेटिव वाली तो सारी छोटी ही होंगी, लेकिन सबसे छोटी पहले लेंगे तो हम लेंगे 4.8, माइनस का 4.8। उसके बाद ले लेंगे हम लोग
माइनस का 3.5। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्रम से लिखो, लेकिन हम क्रम से लिख रहे हैं, ज़्यादा सही है। फिर उसके बाद हम लोग ले लेंगे माइनस का 3, माइनस का 4 ले लेंगे, और हम लोग कौन से ले लेंगे, माइनस का 2.8 भी बची है। तो ये इतने नंबर्स हमारे किस में आ जाएंगे, ये हमारे इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे का आंसर ये हो गया, ये हमारे दोनों आंसर हो गए। तो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 दोनों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो भाई 8 क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, पढ़िए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों के नियम रूप में लिखिए। जो अभी हमने आपको गुण विधि बताई थी या सेट बिल्डर फॉर्म, उसे बोलते हैं नियम विधि। दो ही रूप होते हैं, या तो सेट बिल्डर फॉर्म, उसे हम लोग गुण विधि भी बोलते हैं और नियम विधि बोलते हैं, और दूसरी एक होती है हमारी तालिका विधि या रोस्टर विधि। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7 डैश डैश। तो सेट ए जो है उसमें आपको सारे एलिमेंट्स दिख ही दे होंगे, 2, 4, 7, 5, 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 5, 7 क्या है, ये अभाज्य संख्याएं ही तो हैं। तो हम इसको लिखेंगे सेट ए में कि x सच दैट x धनात्मक अभाज्य संख्याएं, धनात्मक अभाज्य संख्याएं। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। ये नियम रूप में हमने लिख दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे में दिया गया है 7, 14, 21, 28, 35 डैश डैश। तो सभी 7 के गुणनखंड ही, 7 के मल्टीपल या गुणज ही तो हैं। तो x सच दैट x बराबर, या बराबर में आप 7n भी लिख सकते हो, या सीधे सीधे लिख दो 7 से विभाजित धनात्मक संख्या है। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे कि 7 से विभाजित धनात्मक संख्याएं 7, 14, 21, 28, 35 डैश डैश इसी तरीके से इसमें दी गई हैं। फिर इसके सी पार्ट में देखिए क्या है, सी में है 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 1/n। क्यों, देखो संख्या में इन्होंने लिखी है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर इसके अपॉन में 1 लगा दें तो 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश ऐसे चलती रहेंगी। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। तो 1/n और लिख देंगे जहां n प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये हमने किस तरीके से लिख दिया इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं डी में क्या है। डी वाला है 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश। तो भाई इसमें हम क्या लिखेंगे कि x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें जितनी भी संख्याएं दी सभी पूर्ण वर्ग हैं। 1 का स्क्वायर 1 दिया है, 2 का स्क्वायर 4 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 25, तो सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद ई देखो क्या है, ई में दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश 9 तक दिया गया है। तो x सच दैट x 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो x सच दैट x कैसा है कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या ही तो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। उसके बाद f देखो क्या है, f में दिया गया है 2/1, 3/2, 4/3, 5/4 और 6/5। यानी कि ऊपर जो एक संख्या है वो नीचे वाले से एक बड़ी है। तो x सच दैट x क्या है, n+1/n। नीचे जो संख्या है उससे एक बड़ी ही तो है, तो n और n में एक जोड़ दोगे। और n क्या है, n प्राकृतिक संख्या, जहां n प्राकृतिक संख्या है। ऐसा क्यों, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरुआत होती, 1 से शुरू होती। तो यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो 1 नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 2, 2/1। फिर अगर 2 लोगे तो 2 और ऊपर हो जाएगा 3, तो 1/2, 3/2 इस तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये, हाँ, यहाँ पे F पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इधर आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, और हम आपको बता रहे हैं क्या क्या इसमें करना है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर या तालिका विधि में, अभी हमने आपको रोस्टर विधि या तालिका विधि जिसे बोलते हैं, एक ही नाम होते दोनों,
वो बताया था, तो उसी तरीके से लिखना है, यानी कि हर एक एलिमेंट को हमें कॉमा कॉमा लगा के एक सेट के अंदर लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और वो एक्स क्या है, -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो सेट ए में हम लोग कौन कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, -3 से बड़ा और 7 से छोटा और पूर्णांक हों। तो -3 से बड़ा -2, -1, 0 और किससे छोटे होने चाहिए, 7 से छोटे होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यही तो पूर्णांक है हमारे। देखो 7 से छोटा है और -3 से बड़े हैं, ये हमने सारे पूर्णांक लिख दिए, हमारा आंसर हो गया। सेट बी क्या है सेट बी में है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं भाई क्या क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, यही तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। बस ये हमारा आंसर हो गया। इतना आसान है रोस्टर विद में लिखना, रोस्टर विद में लिखना काफ़ी आसान है। फिर तीसरा क्या है, अब आप खुद ही समझो कि तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है और इसका भी हम रोस्टर विद में सॉल्यूशन कितना छोटा लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि x सच दैट, आप लोग इसको पढ़ना भी सीख लो कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। अब आपको 2 अंकों की संख्याएं लिखनी है जिनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो जैसे आपने एक लिखा 17, 17 में 1 और 7 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। फिर आप लिखोगे 26, फिर आप लिखोगे 35। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं तो 1 और 7 8 हो गया, 1 के बाद आगे बढ़ाओगे 2 और 7 को 1 कम करते चले जाओ तो 6 हो गया, 2 और 6 कितना हो गया 8। फिर 2 को आगे बढ़ाया 3 और 6 को 1 कम कर दिया तो कितना आ गया 35। इसके बाद आ जाएगा 44। अब उल्टी संख्याएं लिख दो, 35 का उल्टा 53, 26 का उल्टा 62 और 17 का उल्टा कितना हो जाएगा हमारा 71। और एक संख्या कौन सी मिलेंगे 80, क्योंकि 80 में भी अगर 8 और 0 को जोड़ोगे तब भी तो 8 बनेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर डी कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब आपको ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखनी हैं जिनसे 60 डिवाइड हो जाता है। तो भाई 2 से 60 पूरा डिवाइड होता है, यानी 2 से भाग लगाओगे 60 कट जाएगा। 3 से लगाओगे भाग तो 60 कट जाएगा। फिर अगर आप 5 से लगाओगे भाग तो 60 कट जाएगा। आप बोलोगे 4 क्यों नहीं ली, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे 60 कटता हो और वो अभाज्य भी हो। कटता तो जैसे 6 से भी है 10 से भी, लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में देखो क्या है, ई में दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से अक्षर है ये तो हमने आपको एग्जाम्पल पे ही बता दिया था। अब ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग अक्षर लिखने, तो टी आर हो जाएगा, फिर क्या होता है आई है, फिर जी है, जी के बाद क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ नहीं लेंगे दोबारा क्योंकि वही हो जाएगा, पीछे दिया ही है। एम नहीं दिया है तो एम ले लेंगे, ई भी नहीं दिया है तो ई ले लेंगे, फिर टी पीछे दिया है, आर भी दिया है और वाई ले लेंगे। तो ये जो हमारे अक्षर आ जाएंगे ये ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही डिफरेंट अक्षर हैं, यानी कि यही अलग अलग कुछ अक्षर हैं जिनसे ट्रिग्नोमेट्री हमारा वर्ड बना है। अब उसमें जैसे टी और आर रिपीट हैं, ओ रिपीट है, उनको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि किसी भी सेट में रिपीट वाले नहीं लिए जाते हैं। ई तक ही क्वेश्चन थे, एफ भी है। एफ में क्या है सेट एफ में लिखा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर में देखो कौन कौन से अलग अक्षर हैं, एक तो बी हो गया, एक ई हो गया, एक टी हो गया और एक आर हो गया। इतने ही तो अलग अलग हैं, बाकी तो देखो ई रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, तो हमने ई को एक बार लिया, टी को एक बार लिया, इनको रिपीट करके हमने 2 बार नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी तुरंत हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 10 में देखो क्या है, आप जब हम इधर हटा करें तो तुरंत ही आप इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित समुच्चयों को शब्दों में लिखिए। अब शब्दों में लिखना, पहला समुच्चय देखिए क्या है जो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है उसमें लिखे हैं कि समुच्चय के अंदर लिखा है 2, 4, 6। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि 6 से ये हटा दो क्योंकि इन्होंने वो नहीं बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो हम सिंपल लिख देंगे 2, 4, 6 तक है। हाँ तो लिख दोगे 8 से कम धनात्मक, 8 से कम धनात्मक सम संख्याएं। 8 से कम धनात्मक सम संख्याएं तो होती हैं 2, 4, 6, तो पहली बार सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी में देखो क्या है, दूसरी में है AEIOU, तो ये क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का
समुच्चय। ठीक है, इतनी बात, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। फिर तीसरे में क्या है? तीसरे में दिया हुआ है 5, 15, 20, 25, 30, तो हम क्या बोलेंगे? 35 से कम 5 से विभाजित 35 से कम 5 से विभाजित धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद चौथा क्या है भाई? इसमें चौथे में लिखा है x सच दैट x 100 से बड़ा है और x धन पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 100 से बड़ी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, ये आंसर हो जाएगा, संख्याओं का समुच्चय। ये सभी 100 से बड़ी भी हैं और यही तो इसमें बात लिखी भी है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, उसमें लिखा होगा ये। इसके बाद पांचवें में क्या है? पांचवें में है x सच दैट x 12 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी और धनात्मक संख्या भी हो। x लिखा है, धन पूर्णांक है, तो 12 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी, तो हम लिखेंगे 7 से बड़ी तथा 12 से छोटी धन पूर्णांकों का समुच्चय। इतनी बात हो गई। ठीक है, 7 से बड़ी और 12 से छोटी धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद हम तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया, 9 और 10 कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन 11 और 12 हम अब फिनिश करेंगे। क्वेश्चन 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें लिखना है, इसमें दिया गया है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, जहाँ पे सच दैट की बात आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 का जो पहला पार्ट है उसमें देखो संख्याएं लिखी हैं हमारी सेट के अंदर 3, 6, 9 और 12। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इक्वल टू 3n। 3n क्यों लिखा? कि जितनी भी संख्याएं हैं 3, 6, 9, 12 ये सभी 3 से डिवाइड हो रही हैं, 3 के गुणज हैं ये। तो 3 की संख्या शुरू होती है 3, 6, 9, 12 और 12 कब आता है? जब 3 में 4 से गुणा करते हैं तभी 12 आता है। तो यहाँ पे n क्या लिखेंगे? जो n है हमारा वो बड़ा या बराबर है 1 के और छोटा या बराबर है 4 के। इतनी बात लिखनी है। x सच दैट x बराबर 3n और जो n है वो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? n की रेंज दे दी है 1 से लेके 4 तक। अगर आप 1 रखोगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 3 तिया 9 और 4 रखोगे 3 चौको 12। तो 1 से लेके 4 तक की हम संख्या लेंगे। यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह लगाना जरूरी है। ये देखो ये जो चिन्ह बना है इसका मतलब क्या है कि जो n है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? 1 से, और बराबर भी है। और n इधर है कि छोटा है, किससे छोटा है? 4 के, और बराबर है। तो 1 से लेके 4 तक की संख्या हम यहाँ से लेंगे। आगे देखते हैं दूसरी बात। दूसरी बात में है, इसमें लिखा है 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ पे हम आपको इधर समझा रहे हैं, देखो 2, 4, 8, 16 और 32 ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, ऐसे इसको लिखेंगे 2 की घात 4 और 32 को लिखेंगे 2 की घात 5। मतलब 2 की 2 से अगर आप 5 बार गुणा करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ऐसे 2, तो 5 बार गुणा करोगे तो 32 आएगा। ऐसे 2 की 2 से 4 बार गुणा करोगे तो 16 आएगा। तो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर n। और कहाँ से कहाँ तक पावर गई है? 1 से लेके 5 तक ही तो पावर गई है। तो n की वैल्यू हम कहाँ तक कहाँ लेंगे? 1 से लेके और 5 तक। 1 से बराबर और बड़ी और 5 के बराबर और 5 से छोटी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर तीसरे का आंसर देखते क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम लोग कर रहे हैं। तीसरे में 5, 25, 125, 625। अब जैसे ये लिखा, यहीं पे अगर हम लिखें 5, 25, 125 और 625, तो 5 को हम 5 की घात 1 लिखेंगे, इसको 5 की घात 2 लिखेंगे, इसको 5 की घात 3 लिखेंगे और 625 को 5 की घात 4 लिखेंगे। ठीक है, अगर आप 5 की 5 से 4 बार गुणा करते हो तो 625 आएगा। अब 5 की घात हम लिखेंगे कि x सच दैट x बराबर 5 की घात n, और n कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 4 तक। तो n की वैल्यू बड़ी या बराबर है 1 के और छोटी या बराबर है 4 के। तो इतनी बात हमने समझ ली। ये हमने समुच्चय निर्माण विधि में या गुण विधि में लिख दिया है। इसके बाद देखते हैं आगे, ये हटा देते हैं यहाँ से, फिर आगे की बात समझते हैं। आगे है इसमें 2, 4, 6 और डैश डैश। अब भाई एक बात बताऊँ, ये सभी जो 2, 4, 6 लिखी इन्होंने कि 2, 4, 6, 8 और डैश डैश, तो ये सभी सम संख्याएं ही तो हैं और कैसी हैं? धनात्मक भी हैं। तो x बराबर
एक्स सच दैट एक्स सम धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स कैसी है, सम धनात्मक संख्याएं हैं। बस सिंपल सी बात इसमें लिखनी थी। फिर पांचवें में क्या लिखना है, पांचवें में है 1 4 9 और डैश डैश कहाँ तक है, 100 तक है। तो इसको हम हटाते हैं, जरा समझिए। 1 4 9 डैश डैश 100। अब 1 क्या है, ये 1 का स्क्वायर है। 4 क्या है भाई, ये 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। ऐसे डैश डैश 100 क्या है, ये 10 का स्क्वायर है। ऐसी बात हम बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर। कितना, एन स्क्वायर। अब एन क्या है, एन नीचे है 1 2 3, ऊपर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो कॉमन हो गया। नीचे देखोगे 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा, लास्ट में 10 तक। तो एन की वैल्यू हम क्या करेंगे, बड़ी या बराबर 1 ले लेंगे और छोटी या बराबर 10 ले लेंगे। मतलब एन का मान 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या 10 के बराबर। तो 1 से लेकर 10 तक तो एन जा रहा है। ये हमने इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है 12वां, और इसके जितने 3-4 पार्ट हैं यहाँ पे हमें मैच करना है। तो मिला देंगे क्या है किसका आंसर। उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश होती है और यहीं पे हमारा वीडियो भी फिनिश होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। अब आपको क्वेश्चन 12 इधर दिख रहा होगा। अब हम आपको बता दें यहाँ पे ए पार्ट है किस तरीके से है। हाँ, इधर लिख देंगे 1 1 2 3 और 4। तो हम आपको सीधे आंसर बता रहे हैं किसको किससे मिलाना है। अब पहले में देखिए क्या लिखा है, सेट के अंदर लिखा है 1 2 3 6 ये संख्याएं दी हैं। अब इधर 4 ABCD करके जो इधर 4 दिए हैं उनको पढ़ना। पहले में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 6 की भाजक होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन में 6 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं तो मैच नहीं होगा। दूसरा कि एक्स सच दैट एक्स 10 से कम एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो इसमें 1 2 3 6 ये तो प्राकृतिक विषम संख्या तो है नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। तो जितनी भी हमारी ये संख्याएं हैं 1 2 3 और 6 ये सभी क्या हैं, ये सभी 6 की भाजक हैं। यानी कि 6 ये सभी संख्याएं 6 को डिवाइड कर रही हैं। तो पहले का ऑप्शन किस में मैच करना है आपको, सी वाले में। पहले को किस में मैच करना है, सी वाले में। अब दूसरे में देखिए क्या क्या इन्होंने लिखा है 2,3। एक सेट के अंदर लिख दिया है 2,3। इसको हम मिला देंगे पहले वाले ऑप्शन से, ए से। ऐसा क्यों, देखो ए में क्या लिखा है, ए में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक होनी चाहिए। अब ये जितनी भी संख्या है दोनों ये 6 को डिवाइड करती हैं। 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 3 भी 6 को डिवाइड करता है। आप बोलोगे यहाँ भी तो ऐसी बात थी, लेकिन इन्होंने बोला क्या है कि अभाज्य भी होनी चाहिए। तो 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं। यहाँ पे 2 और 3 तो अभाज्य हैं, लेकिन 1 और 6 अभाज्य नहीं है। तो इसलिए ये गलत था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब एक तो आपको देख के लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है MATHEI और C और S। तो आपको ये सब मैथमेटिक्स देख के लग रहा है। और ऑप्शन जो आपका चौथा है डी में मैथमेटिक्स के बारे में लिखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और बचा कौन सा हमारा, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। अब आपको दूर से देख के लग रहा है कि ये 10 से छोटी सभी विषम संख्याएं हैं। 10 से छोटी धनात्मक विषम संख्याएं 1 3 5 7 9। तो ऑप्शन जो हमारा है कौन सा, बी में ये बात दी है। उसमें लिखा भी है कि एक्स सच दैट एक्स 10 से छोटी एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या ऑप्शन बी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, और देखते हैं भाई टोटल हमने हरस्वरूप शर्मा जो हमारी यूपी बोर्ड की बुक है, इसमें हमने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस गिवन है और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए अलग से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो दोस्तों पूरी मेहनत के साथ जितनी हो सकती थी, और एक ही वीडियो में हमने सोचा कि आपको क्यों ना पूरा इसका जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का वो भी बताया जाए और साथ में एक्सरसाइज 1A कंप्लीट बताई जाए। तो कंप्लीट एक्सरसाइज 1A इसका इंट्रोडक्शन और बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगे पढ़ाने के तरीके में या कंटेंट में या समझने में, या जल्दी हम पढ़ा रहे हैं या धीरे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपको इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को आप इम्प्रूवमेंट करिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा। ये इस हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो 11th में है या जो आगे पढ़ना चाहते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम इस चैनल पर और भी अलग फैकल्टी लाएंगे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, उनके भी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए इस पर मैथमेटिक्स के ही वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।